हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हम लोग इस टाइम मिलते हैं, चाहे मंडे हो चाहे संडे हो। और यहाँ हम लोग पीआईबी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम बात करते हैं। और इसके अलावा हम लोग जो सांसद टीवी आपके हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये बोल रहे हैं कि पीआईबी आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इस चीज़ को का जो कवरेज है आपको एक ब्रॉड तरीके से करना चाहिए। और ब्रॉड तरीके से करने के लिए ये सेशन हम डेली लेके आते हैं। तो मॉर्निंग को 6 बजे डेली, जिससे आपको याद होना चाहिए। कुछ आपका सपोर्ट पिछले मंथ के कंपेयर में ज़्यादा हुआ है, ठीक है, डबल हुआ है। यानी पिछले मंथ जितने वॉचिंग थे अब ये डबल ट्रिपल जा रहे हैं। तो ये सपोर्ट कहीं ना कहीं आप आगे भी बना कर रखिए। सेशन को शेयर कीजिए। और जो लोग जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। और सेशन को ज्वाइन करने से पहले शेयर करके भी आइए, है ना। क्योंकि आपका ये आपकी एक ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। और हमारी ड्यूटी है कि आपके लिए एक प्रॉपर अच्छे कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट लेके आए। ठीक है। तो आज मेरे पास में 3 से 4 आर्टिकल है। तो देखते हैं 3 से 4 आर्टिकल हम लोग आज कंप्लीट कर पाते हैं। ये 3 आर्टिकल, मैक्सिमम 3 आर्टिकल करना बनता ही है, अगर हम मेंस तक उसको पहुंचा के चले तो। ठीक है। तो चलिए पहला जो आर्टिकल से हम स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल आपका आईआर से है। इंडिया ईरान के बीच संबंध के बारे में है। इंडिया ईरान के रिलेशनशिप के बारे में क्या है टॉपिक। टॉपिक ये है कि अभी हाल ही में ये हुआ है कि इंडिया ईरान जो है ना, दोनों चाबहार पोर्ट को लेकर के डेवलपमेंट को लेकर आपस में कुछ बातचीत हुई है, कुछ डिस्कशन, कुछ डिबेट हुई है। अब ये क्या हुआ है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाल ही में ईरान और भारत के बीच में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो क्या उसको बोलते हैं, यस, डेलीगेशन लेवल, डेलीगेशन लेवल की यहाँ पर एक प्रॉपर डिस्कशन हुई है। और उस डिस्कशन में यहाँ पर बात की गई चाबहार पोर्ट के बारे में, बंदरगाह के बारे में। और उस चाबहार पोर्ट में भी जो यहाँ पर टर्मिनल है, आप बोले से पोर्ट में बंदरगाह और टर्मिनल, ये क्या चीज हो गया। ये एक पोर्ट हो गया, जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया है। जैसे आप सपोज कीजिए कि आप जाते हैं रेलवे स्टेशन, है ना, कहीं आप लखनऊ रेलवे स्टेशन। तो लखनऊ रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 ऐसे तो होता है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 यहाँ छोटा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टर्मिनल होता है, हर जगह होता है। बड़े बड़े बंदरगाह में टर्मिनल होते हैं। तो उस टर्मिनल का नाम भी होता है। यस। इतने बड़े होते हैं कि उसको डेवलप करने का टाइम लगता है, उसको बनाने में, उसका विकास करने टाइम लगता है। तो उसी तरीके से एक बेहस्ती बेहस्ती एक टर्मिनल है आपके चाबहार पोर्ट में ही। ये भी हम बात करें, और एक पोर्ट जो टर्मिनल उसका के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है इसके विकास को लेकर कुछ बातचीत की गई है। कॉन्टेक्स्ट इतना ही है, खबर इतना ही है कि आपके लिए बस ये आपका एक खबर है। क्या इतना ही करना है? क्या हमें इतना ही पढ़ना है? नहीं। सबसे पहले तो हम जाएंगे मैप पे। और मैप के जरिए आपको हम दिखाना चाहेंगे कि चाबहार पोर्ट कहाँ पर है। और चाबहार पोर्ट में ही आपका टर्मिनल है। तो पहले चाबहार पोर्ट का लोकेशन देखिए। ये लोकेशन कहाँ पर है? तो ये लोकेशन आपका ईरान में है। ईरान में ये पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, तो ये ग्रीन वाला जो पोर्शन ये है। और इंडिया का एक प्लानिंग है, इंडिया की योजना है कि ये पोर्ट ऐसे ही नहीं बनाया जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है, इसका एक बहुत बड़ी एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसे चाबहार पोर्ट से फिर रोड लिंक, रोड लिंक के जरिए, रोड हम बोल रहे हैं, रोड लिंक के जरिए इसको जहदान जो है ना, जहदान, ठीक है, जहदान तक पहुंचाना है। यानी कि यहाँ से कनेक्टिविटी फिर आगे तक ले जानी है। इंडिया की प्लानिंग इससे भी दूर है। इंडिया ये भी सोच रहा है कि, सोच नहीं, काम भी कर रहा है, ठीक है, काम भी कर रहा है। यहाँ से एक हाईवे यहाँ बॉर्डर में होगा, ठीक है, जिसका नाम है जरांज, जो कि अफगानिस्तान का ही बॉर्डर का पार्ट है, ठीक है, जो कि बिल्कुल बॉर्डर में बोल सकते हैं, बॉर्डर का, ठीक है। तो यहाँ से जरांज तक में एक हाईवे यहाँ भी डेवलप कर रहा है ना। और जरांज से लेकर आपका अफगानिस्तान की एंट्री। आप बोले सर ये क्यों इतना इंडिया ताम झाम घुमा फिरा के सब कुछ कर रहा है, ये तो यहाँ से भी कर सकता था ना। यहाँ से आप इधर ऊपर वाले से जो पीओके का पुश, जो पीओके वाला जो पार्ट है, पीओके का पुश कुछ पार्ट में अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, ठीक है, वो लगता है, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर तो। लेकिन क्योंकि ये पीओके में आता है, क्योंकि ये पीओके में आता है। और पीओके अभी क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने उसको ऑक्युपाइड किया हुआ है ना, कैप्चर किया हुआ है, जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान वगैरह है। तो यहाँ पर देखा ये भी गया कि इस जगह पर जिसे भी जा सकते हैं, इस जगह से भी हम लोग
जा सकते हैं, है ना, यहाँ से। लेकिन या फिर हम लोग पाकिस्तान से भी जा सकते हैं। शॉर्टेस्ट रूट आपका ये होगा, यहाँ से होगा। लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान एंट्री देगा नहीं। पाकिस्तान की ऐसी मनसा, इतनी अच्छी मनसा तो नहीं है कि वो इंडिया को एंट्री देगा अपने देश से कि भैया आप यहाँ से व्यापार कर लो, आप यहाँ से ट्रेड कर लो मेरे यहाँ से, और ट्रेड करके आप अफगानिस्तान में कुछ भी चीज़ें गुड्स सप्लाई करनी है, चाहे कुछ सर्विसेज देनी है, आप ट्रांसपोर्टेशन कर लो, ठीक है, यातायात के लिए। ये पाकिस्तान नहीं देगा। और इसी के लिए हमने यहाँ पर डेवलप किया चाबहार पोर्ट को। चाबहार पोर्ट जो बंदरगाह है, डेवलप करने के पीछे मंशा यही है कि हमारी जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी अफगानिस्तान तक भी जाए। इवन कि अफगानिस्तान से होते हुए थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो ये मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया तक भी ये जाएगा, जहाँ पर उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये सब वहां तक भी जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एक ही रूट यहाँ पर था मेरे पास पाकिस्तान को लेकर, लेकिन पाकिस्तान को मालूम है पाकिस्तान आज हाँ भी बोल देगा तो कल ये मना भी कर देगा, कल ये ना भी बोल देगा। इसके लिए यहाँ पर इंडिया ने चाबहार पोर्ट को डेवलप किया। तो चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के पीछे आपने कारण देखा, और इसके जरिए फिर हम लोग कनेक्टिविटी यहाँ से लेकर दूसरे, जो आपका अफगानिस्तान हो गया, बाकी जो मध्य एशिया हो गया, वहां तक पहुंचने का भी हम लोग इंडिया प्लानिंग कर रहा है, ताकि एक मार्केट क्रिएट कर सके, और वो मार्केट जहाँ इंडिया अपने जो सामान है, जो गुड्स है, वो वहां जाके बेच सके। ये तो एक है। प्लस वहाँ अफगानिस्तान में जो भी विकास, जो डेवलपमेंट है, उसके लिए भी इंडिया कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी चाहिए। कैसे होगा, कुछ पहुंचाना भी होगा तो कैसे पहुंचाएंगे, वेट ही पहुंचाना, कैसे पहुंचाएंगे हमें, पाकिस्तान देगा नहीं। सी पोर्ट, सी पोर्ट, सी रूट बोल सकते हैं, समुद्री रास्ता तो यहीं से जाएगा, ठीक है। और यहाँ से चाबहार को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर दो बंदरगाह ऐसे हैं जो कि स्पेशली इसको डेडिकेट किया गया है। एक कांडला का पोर्ट, ठीक है, एक मुंबई पोर्ट। मुंबई बंदरगाह, एक कांडला का बंदरगाह, जहां पर डेडिकेटली यहाँ से जो शिप है, जो जहाज है, यहाँ से जाएंगे चाबहार पोर्ट, ठीक है। चलिए, आपने मैप के जरिए आपने थोड़ा सा देख लिया ताकि ये चीजें रिकॉल रहे, मैप से दिमाग में चीजें रिकॉल रहती है। पीछे देखते हैं, सॉरी ये आगे आगे ना, हाँ, यहाँ पर आते हैं। देखिए, कुछ हाईलाइट जो कि इस डिबेट में, इस डिस्कशन में जो कि इंडिया ईरान के बीच में हुआ चाबहार पोर्ट के बारे में, जो आपका क्या उसको बोलते हैं, बेहिस्ती, बेहिस्ती जो बंदरगाह है, जो सर टर्मिनल है, उसको लेकर हुआ। बेहिस्ती के अलावा एक यहाँ पर शाहिद कलंतरी है, शाहिद यहाँ पर कलंतरी है, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहिस्ती, ये दो टर्मिनल यहाँ पर है। और दो टर्मिनल आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे तो नहीं आते हैं, लेकिन बैड लक, क्योंकि चाबहार इंडिया के आईआर के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको कहीं ना कहीं आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर जब चाबहार इंपॉर्टेंट है तो इसका टर्मिनल भी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी इसके बारे में डिस्कशन हुई है। तो शहीद कलंतरी बस रिकॉल करना आपको, ये ऐसा नहीं कि आपने बहुत मतलब इसके में रटा होना चाहिए, बस रिकॉल किया ये कहाँ पर है, ये किसका है, ये कहाँ पर है, बस इतना ही। इसलिए ये नाम हम लिखे हैं, बस इसके पीछे वही रीजन है, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहिस्ती। अब आते हैं हम लोग कुछ हाईलाइट पे। कुछ हाईलाइट इस मीटिंग के बारे में कुछ तो निकला होगा, कुछ कॉमन बातें निकली होगी। यस, निकली है। क्या निकली, देखिए, इसमें ये बोला गया कि इंडिया और ईरान के बीच में जो भी क्षेत्रीय, जो भी रीजनल और जो भी इंटरनेशनल जो इश्यूज है, चाबहार पोर्ट को लेकर रीजनल इशू क्या हो सकता है। रीजनल इशू ये होगा कि चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान, क्या वो ईरान अपने देश से, क्या वो रोड क्रॉस करेगा, मतलब एक जरिया बनेगा, एक रोड बोलते हैं, एक रास्ता क्रिएट करेगा जो कि सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करे। ये हो गया रीजनल इशू। इस पर लेके बातचीत हुई कि अफगानिस्तान में चीजें पहुंचानी है तो क्या आप वो चीजें, ये रीजनल हो गया, क्षेत्रीय जो पार्ट हो गया। इंटरनेशनल क्या हो गया, देखिए थोड़ा हम और इसको ब्रॉड तरीके से समझते हैं। जब हम कहते हैं इंटरनेशनल, तो ईरान ने यहाँ पर यह भी कहा कि स्पोर्ट ऐसे पहले भी कहा था, या फिर चीन की पुपड़ी बजना स्टार्ट कर हो गया। चीन को लेकर ये बोला कि चीन भी इस बंदरगाह को यूज करना चाहता है तो अपने हम तरीके से यूज कर ले। इंडिया ने यहाँ पर थोड़ा सा न्यूट्रल स्टेंस लिया कि चाइना ने यहाँ पर ग्वादर पोर्ट बनाया है, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए आप, और बिल्कुल ये 60-70 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है, बहुत नजदीक ही है। तो यहाँ पर ग्वादर पोर्ट बनाया है, चाइना ने बनाया, सीपेक के जरिए के जरिए बनाया, यानी कि सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके जरिए यहाँ से, अब मालूम है कि सीपेक के जरिए यहाँ से चाइना जो है ना, यहाँ तक
एक रूट बनाया है, जो कि आप कह सकते हैं कि यहाँ से चाइना अपने लिए एक रूट, एक मार्ग तैयार कर रहा है कि उसे स्ट्रेट ऑफ जो मलक्का है ना, वहां से होकर जाना पड़ता है अपने जो भी व्यापार के लिए शिप उसकी वहां से गुजरती है। ये रूट इसका नया रूट है, तो उन्होंने ये भी कहा। तो बातें अभी थी नॉर्मल है, लेकिन अभी यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए बात ये निकल के आ रही है। तो इंडिया इस चाबार पोर्ट को इंटरनेशनलाइज कर सकता है कैसे? ऐसे कि ईरान, आप मालूम है कि P5+1 कंट्री, यानी कि आप इसको क्या उसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियर डील के रिगार्डिंग जो बात हुई थी, चाइना यूएसए जो है सैंक्शन लगाता रहता है इसके ऊपर, प्रतिबंध। यहाँ पर एक इशू ये भी निकल के आ रहा है कि अगर सपोज, क्योंकि ईरान को थोड़ा सा मतलब झटका लगा इस बात का लगा था एक बार कि जब यूएसए ने जब सैंक्शन लगाया इसके ऊपर, जो ट्रम्प के शासनकाल में, तो सबको बोला गया कि ईरान से तेल खरीदना बंद कर दो। इंडिया ने भी वहां पर ऑलमोस्ट कम कर दिया था, ऑलमोस्ट फिर लास्ट में बंद कर दिया। चीन ने वहां पर अपना स्टैंड रखा और व्यापार स्टार्ट रखा। चीन रखा इसलिए कि चीन आज के टाइम में अपने आप को पावरफुल कंट्री मानता है, पावरफुल देश मानता है अपने आप को। रीजन ये है, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया और ईरान के बीच में ये बोला गया कि ये जो इशू है, ये जो आपका चावा बोट है, ये एक क्षेत्रीय मुद्दा भी है और इंटरनेशनल मुद्दा भी है। जब चीन की एंट्री की बात आती है तो ये इंटरनेशनल मुद्दा हो गया, यूएसए की जब प्रतिबंध की बात आती है तो इंटरनेशनल मुद्दा हो गया। लेकिन जब यहाँ से इंडिया ईरान के बीच में जब ट्रेड की बात आती है, व्यापार की बात आती है, जो कि सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान इवेंट हो गया, जो कनेक्ट करें, ये आपका रीजनल इशू, इस मुद्दे पर बात हुई। क्या छोटी मोटी बात हुई आपको नहीं जानना है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना भी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, वही JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको लेकर बात हो, क्योंकि JCPOA जो कि P5+1 कंट्री है, जो P5+1 कंट्रीज में जापान बोलते हैं, चीन हो गया, यूएसए हो गया, रसिया हो गया, फिर यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब जो कंट्री ना, इसमें इसका मेंबर है P5+1। और ये कुछ है नहीं, संयुक्त व्यापक कार्य योजना में ये है कि ईरान अपने देश में न्यूक्लियर जो हथियार है इसको डेवलप नहीं करेगा। इसको लेकर आपको मालूम है JCPOA आपका साइन हुआ था। लेकिन यूएसए ने आगे आने वाले टाइम में इन्होंने ये कह के मना कर दिया कि इस ट्रीटी से बाहर निकलते हैं और चीन ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। उन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ईरान ये ट्रीटी समझौता साइन होने के बाद भी वो जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है, जो हथियार है, जो बम बोल सकते हैं, इसके पीछे वो काम कर रहा था, इसलिए रखा गया। अब एक सवाल निकल के कि और भी आता है, कौन सवाल, कि ये तो इन्होंने साइन, ये भी एक इशू था और इसको लेकर भी यहाँ पे बात की गई। मतलब इंडिया वो कंट्री है जिसका रिलेशंस, संबंध यूएसए के साथ भी बहुत अच्छा है, ईरान के साथ भी बहुत अच्छा है ना। ऑलमोस्ट वो एक बैलेंस, एक रिलेशन बनाकर रखना चाहता है सभी के साथ में। तो ईरान का भी अप्रोच ये होता है कि यहाँ पर इसको लेकर जो प्रतिबंध है वो हटाया जाए, नेगोशिएशंस की जाए, बातचीत वार्ता का जो प्रोसेस वो आगे बढ़ाई जाए, इसको लेकर बातचीत हुई, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर जो है ना, ये छोटा सा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रक्रिया, देखिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसेस, देखिए जो यहाँ पोर्ट है, जो बंदरगाह है ना, अब यहाँ पर एक पॉइंट ये निकल के आता है, इंडिया ने जब इनको ये बोला कि जो अंतरराष्ट्रीय जो रूल्स है, इंटरनेशनल जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, इसको लेकर यहाँ पर जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट की के रिगार्डिंग कुछ अगर बातें की जाती है, तो वहां पर ईरान ये कहता है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो रूल्स है, वो ये कहता है कि यहाँ पर कुछ बदलाव, चाबहार पोर्ट को लेकर कुछ बदलाव अगर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान पे कुछ अमेंड करना पड़ेगा। किसके रिगार्डिंग बात हो रही है? इसी पोर्ट यानी चाबहार पोर्ट के बारे में बात की जा रही है। तो उसमें ये बोला गया कि यानी कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसेस है, यानी कि जो आर्बिट्रेशन, जो मध्यस्थता जो करवाता है, इसको लेकर अगर कुछ बातें होती है तो ईरान ने कहा कि मध्यस्थता को लेकर हमारे संविधान में से कोई कुछ प्रोविजंस, कुछ प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर ईरान ने ये सोचा कि अगर ये तभी मुमकिन होगा जब हमारे संविधान में कुछ अमेंडमेंट, कुछ संशोधन होगा तभी। किसके लिए बात की जा रही है? पोर्ट के बारे में, पोर्ट को लेकर, पोर्ट यूज को लेकर, पोर्ट के विकास को लेकर, पोर्ट को डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है। इसके महत्व है, यस, चाबहार पोर्ट की महत्व है, यस महत्व। मीटिंग में तो वही सब कुछ बातें हुई, मीटिंग की बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत हमें स्कैन करने के बाद में कुछ पॉइंट ऐसे निकल के आता है।
लेकिन हमें लगता है कि मीटिंग के बहुत सारे पॉइंट को ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलेंगे, बोल सकते हैं लेस इंपॉर्टेंट, जो हम पॉइंट यहाँ से निकाल के हम बोलें, ठीक है। लेकिन हाँ, महत्व के बारे में बस यहाँ लिखे है, और महत्व तो मेरे दिमाग में उसका हम खुद उससे बोलेंगे। महत्व इसलिए भी है क्योंकि चाइना को यहाँ पर काउंटर करना है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट बना रहा है ना, क्योंकि चाइना यहाँ पर ग्वादर पोर्ट बना रहा है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और किसके लिए? यहाँ से सेंट्रल मध्य एशिया, अफगानिस्तान में जो है व्यापार करने के लिए एक मार्केट जो इंडिया देख रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए कहीं न कहीं इंडिया और ईरान के बीच में संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। जब ईरान वहाँ पर हमें अपने शिप को एंट्री देगी, ठीक है, तो एंट्री किसको दी जाती है? जब कहीं हम मानते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट है, एक विश्वास है, उन्हीं को ना। यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद और भी क्या पॉइंट है? और एक पॉइंट ये है कि अगर ये चाबहार पोर्ट है, तो इंडिया के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना, मकसद ही चाइना है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट है, इसके महत्व तो है इंडिया के सिक्योरिटी लेवल में। इंडिया को की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी यहाँ पर एक बोल सकते हैं यहाँ पर है, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए काफी है। तो इसके लिए इसका महत्व रखता है। इंडिया और जो ईरान है, दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, वो साइन होती है 1950 में। सर ये क्यों बोल रहे हैं? ये बहुत पहले साइन हो चुकी थी, बस ये हम लोग आज निभा रहे हैं, आज तक निभा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ। आगे बढ़ते हैं और दूसरा आर्टिकल में बात करते हैं। रूस का परमाणु संचालित आपका जो आइस ब्रेकर है, ये क्या है? ये बड़ा करंट में है, ठीक है। आप सोच रहे हो सर ये सब टॉपिक अभी तक आप करवाए नहीं, ये सब टॉपिक अब करवा रहे हैं। टाइम लगता है क्योंकि डेली करवा रहे हैं, और डेली इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं कुछ छूटे ना। और उसमें भी देखिए कुछ कुछ हम लोग कभी कभी थोड़ा लगता है कि ये टॉपिक तो करवा ही नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो फिर कुछ टॉपिक आगे लेके आते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए रूस का परमाणु संचालित आइस ब्रेकर है, तो यानी कि रूस की बारे में बात की जा रही है, यानी कि IR का ये पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट है, यस। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पार्ट हो गया, जिस पेपर 2 आ गया, ठीक है। क्या है कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट खबरों में क्यों इसको समझते हैं। हाल ही में रूस ने एक ध्वजारोहण समारोह में एक कुछ फ्लैग रेजिंग सेरेमनी थी, तो फ्लैग रेजिंग सेरेमनी में रसिया ने कुछ बातें कही, ठीक है। क्या बातें कही सुन लीजिए। अपनी आर्कटिक शक्ति का प्रचार किया, यानी कि आर्कटिक रीजन में, दिखाएंगे मैप में भी कहाँ पर है। आर्कटिक जो कि पोलर रीजन है ना, एक आर्कटिक एक होता है अंटार्कटिक, जो कि साउथ में, एक नॉर्थ में। आर्कटिक वाला नॉर्थ में है, यानी कि उत्तर में। और वहीं आपके रसिया भी अपना जो सीमा वो शेयर करता है। उसकी शक्ति, अब शक्ति कैसे दिखाएगा अभी उसको हम बात करेंगे। और 2 परमाणु संचालित आइस ब्रेकर के लिए डॉक लॉन्च किया। 2 यहाँ पर आइस ब्रेकर डॉक लॉन्च किया। 2 आइस ब्रेकर डॉक लॉन्च कैसे किया, कैसे दिखते वही हम दिखाएंगे आपको, जो पश्चिमी आर्कटिक में साल भर नेविगेशन सुनिश्चित करेगा। तो पूरे साल भर का अपना ये जो है ना कोटा फुल कर लिया किस चीज का। यहाँ बोला जा रहा है कि नेविगेशन के लिए, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट के लिए, शिपिंग के लिए, जो जहाज मूवमेंट करती है, मूव करती है ओशन में, तो ओशन करती है, वो पूरा बर्फ इलाका है आर्कटिक, तो वहाँ नेविगेशन के लिए, मूवमेंट के लिए यहाँ पर अपना जो है ना, अपना जो टाइम है फिक्स कर लिया है। क्यों? कैसे? आइस ब्रेकर के जरिए। अब यहाँ पर 2 चीजें निकल के आती है क्या, एक तो यहाँ पर आर्कटिक शक्ति, और यहाँ पर आइस ब्रेकर। 2 चीज को समझते हैं। देखिए जब हम कहते हैं कि आर्कटिक शक्ति, तो आर्कटिक जो क्षेत्र है, तो वहां पर जिनका पावर ज्यादा, अब वो पावर कैसे कोई मेजर करेगा, मापने का कुछ तरीका होना चाहिए, यस। तो मापने का तरीका ये यहाँ पर कि कोई भी अपनी शक्ति को किस तरीके को दिखाता है, उस क्षेत्र में किसका कितना डोमिनेंस है, वर्चस्व कितना किसका है, उस क्षेत्र में किसकी कितनी चलती है। जैसे कहते हैं ना कि एक छोटा कोई इलाका है, इस इलाके में मन्नू भाई की चलती है, एग्जाम्पल लेते हैं, इस इलाके में मन्नू भाई की चलती है, तो मन्नू भाई कैसे चलेगी? उन्हें मालूम है कि वो अपना शक्ति दिखाएगा, वो हफ्ता वसूल करेगा, वो लड़ने और मरने में आगे है, ठीक है, ये हुआ ना, ये अपने पावर को दिखाएगा, लोग डरेंगे भी। यहाँ पर भी वही चीज है, रशिया की जो पावर है खासकर यहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि रशिया इसका सीमा शेयर करता है, दिखाएंगे कैसे। और एक टर्म यहाँ पर आइस ब्रेकर है, तो आइस ब्रेकर में यहाँ पर ये बोला गया कि आइस ब्रेकर को लेकर कि वो तो पूरा एक बर्फीला एक जगह है ना, आर्कटिक रीजन, तो बर्फीला जगह में शिप को गुजरने के लिए वहां पर क्या चाहिए,
उस बर्फ को वाटर में कन्वर्ट होना पड़ेगा, पानी में, लिक्विड में। इसके लिए वहां पर कुछ ब्लास्ट ब्लास्ट कर दो, और ब्लास्ट करने से थोड़ी सी जो इन्वायरमेंट है थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ गैस होगा तो ऑटोमेटिक जो टेम्परेचर वो आपका बढ़ेगा, जब वो बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा। ऐसे कुछ कर दो। उसे कहता है आइस ब्रेकर, आइस को तोड़ने वाला। तोड़ तो रहा ही है, ठीक है, तोड़ने के बाद में उसको पिघला भी रहा है। अब इस आइस के पिघलने से एक खतरा तो है ही, जलवायु परिवर्तन खतरा है, क्योंकि अगर बर्फ पिघलेगा तो जाहिर सी बात है कि वाटर लेवल जो है, सी लेवल, समुद्री स्तर, ये ऊपर उठेगा। ये तो छोटी सी बात है, इसके अलावा बहुत सारी समस्या है, लेकिन हम समझते हैं दो पॉइंट को अच्छे से। एक मैप मेरे पास में, कहाँ ये, ये हुआ डॉक, जो बोले ना आइस ब्रेकर डॉक, ये आपका डॉक हुआ। ये क्या करेगा, ये जहां पर ये सिचुएटेड है, ठीक है, यहाँ पर एक एक ब्लास्ट बोल सकते हैं, बॉम्ब का नहीं, एक ब्लास्ट ही है, ठीक है। और उस ब्लास्ट के जरिए यहाँ पर जो बर्फ आप देख पा रहे होंगे वो ब्रेक होगा। इसे कुछ नहीं होगा, इसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसमें लोग हैं, बहुत बड़ी सी शिप है, ठीक है। ये मुश्किल, ये बर्फ में मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ एक बाद में ये यहाँ पर अगर एक बर्फ में मूवमेंट किया, बर्फ पानी में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, फिर भी ये सस्टेन कर जाएगा, ठीक है, मल्टी ही है। तो यहाँ पर ये इस चीज को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद में ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं, जो कि पूरा व्हाइट व्हाइट से ढका हुआ पूरा बर्फ का एरिया है, पूरे बर्फ के एरिया में ये पूरा इसको कन्वर्ट करेगा वाटर में, लिक्विड में। किसके, आइस ब्रेकर, बर्फ को तोड़ने डॉक, आइस ब्रेकर डॉक ही है, ठीक है। चलिए, अब एक सवाल और निकलता होगा कि नेविगेशन के लिए रसिया ऐसा क्यों कर रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं कहीं 2-3 दिन से हम देख रहे थे हिंदू में और सांसद टीवी में चीजें कवर की जा रही थी। आज मौका मिला हमें ये कवर करने का। देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रूट है ना, यहाँ से अगर मान चलिए किसी को नीदरलैंड से, थोड़ा सा मैं आपको दिखाते कि आर्कटिक का रीजन ये किस तरीके से है, उसके बाद पीछे में आते हैं। आर्कटिक रीजन जो है ना, ये आपका पोलर रीजन है ना, ये पोलर रीजन। अब इसके लिए ना, एक आर्कटिक रीजन में कौन कौन से यहाँ पर, कौन यहाँ प्रशासन को चलाएगा, किसकी यहाँ पर शक्ति होगी, किसकी ज्यादा होगी, वो तो हमने देख लिया, रसिया की, ठीक है। लेकिन कौन कौन इस आर्कटिक रीजन में किसका डोमिनेंस चलेगा, किसका वर्चस्व चलेगा, कौन यहाँ पर रूल करेगा, कौन यहाँ पर किसकी बोल सकते मेंबरशिप या किसका डोमिनेंस ज्यादा होगा, इसको लेकर काउंसिल बनाएगी, आर्कटिक रीजन या आर्कटिक काउंसिल बनाएगी। इस काउंसिल में यहाँ पर 8 कंट्री टोटल है, लेकिन इसके नॉन परमानेंट मेंबर इसमें आपके 5 और हैं, 8 5 13, इंडिया 13वां आपका जो मेंबर है। आप बोले मतलब मेंबर तो है, यस, लेकिन ये इसका नॉन परमानेंट, नॉन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जितने आप कंट्री देख पा रहे हो, इसको आप दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करें। आपको देखिए, मैं कनाडा तो सामने में, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का ही पार्ट है, ठीक है, अलास्का यूएस का ही हिस्सा यहाँ पर है, लेकिन ये आपका इधर का छोटा छोटा पार्ट है, ठीक है। पूरा रसिया देखिए, यहाँ पर रसिया एक साइड में और पूरा इधर एक साइड में, पूरा जो रसिया है ना, ये आपका 45% एरिया कैप्चर किया हुआ है, मतलब उसका एरिया कवर करता है। ये साइज में बड़ा है ना, एरिया बहुत बड़ा है। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, जो बाल्टिक, जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है उसमें, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, कनाडा, अलास्का, रसिया, ये आपकी 8 कंट्री यहाँ पर, 8 हो गए ना, यस 8 हो गए। तो ये आपके यहाँ पर है। इंडिया भी मेंबर, लेकिन नॉन परमानेंट, परमानेंट नहीं है, नॉन हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा मैप के जरिए ये कहाँ पर है, किसका मेंबर, आर्कटिक काउंसिल का। क्वेश्चन ये पूछा भी गया था आपके यूपीएससी में, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। दिखाएंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया। फिलहाल तो ये देखिए, रसिया ने ये कहा कि नेविगेशन रूट के लिए उसे एक समुद्री मार्ग मिल जाएगा, उसे एक नया रूट मिल जाएगा। जब ये पानी में, ये जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो कहीं शिप के गुजरने के लिए यहाँ पर एक नया रास्ता खुल जाएगा, यस। तो किस तरीके से होगा, देखिए होता क्या है अभी ना, अभी क्या होता है कि अगर यहाँ पर रसिया को, सपोज कीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ कोई कंट्री यहाँ पर, ठीक है, रोटरडम यहाँ पर जो कि नीदरलैंड के पार्ट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ इसे ट्रेड करनी, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये चाइना के आपके ईस्टर्न पार्ट में, ये जापान मान जापान, ठीक है, चाइना छोड़िए, जापान में। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से घूमेगा, ठीक है,
इधर से स्वेज कैनल होते हुए, स्वेज कैनल पास करते हुए, फिर यहाँ से लेकर जो जो स्टेट ऑफ मलक्का का जो रीजन है, यहाँ से होते हुए ऊपर ऊपर जाएगा। कहीं कहीं दो आपको नैरो रास्ता मिलता है स्वेज कैनल और मलक्का का, ठीक है। फिर वो आपका जापान पहुंचेगा। यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरा ट्रेड रूट है जो कि इसका हाफ तो नहीं बोलेंगे, इसका 50% नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि इससे तो छोटा है। आप जहां तक खुद से भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये खुद से भी छोटा दिख, उससे छोटा दिख रहा है। यस। तो इस ट्रेड रूट का जो लेंथ डिस्टेंस है, दूरी है, कम करने के लिए एक नया समुद्री मार्ग, समुद्री नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं जल मार्ग ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वो जल नहीं, वो पूरा बर्फीला है, ठीक है। तो उसको बर्फ से जल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर ये आपका कन्वर्ट होगा एक जो रूट में। तो इसलिए यहाँ पर एक रूट को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। और ये रूट आपका न्यू रूट है, ठीक है। ये रूट हुआ ऐसे होते वहां पर। तो ये न्यू रूट जब होगा तो कहीं ना कहीं जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा कि हमारे पास में अभी एक ही रूट है, एक दूसरा रूट भी यहाँ पर निकल के आ जाए, दूसरा मार्ग बोल सकते हैं। तो रसिया इसके पीछे काम कर रहा है। चाइना बहुत चालाक है। चाइना पता क्या कहता है, देखिए, चाइना का कोई लिंक ही नहीं है। चाइना यहाँ नीचे है, ठीक है, ये बहुत ऊपर है। चाइना यहाँ पर दो इसी जगह पर है, मतलब चाइना के भी डोमिनेंस यहाँ पर दिखा जाता है कभी कभी। चाइना भी कभी कभी ये कहता है कि यार ये तो सार्वजनिक है, ये तो सरकारी है ना, ये पोलर रीजन में किसी का कोई ऐसा नहीं कि किसी का एक डोमिनेंस चलता हो, ये सबका है। चाइना भी यहाँ पर मूवमेंट के लिए हाथ पर आगे किया हुआ है, ये भी पुरजोर कोशिश कर रहा है। अब बोले से चाइना को क्या फायदा है, चाइना तो एक कोशिश तो ये कर रहा है कि यहाँ से ग्वादर पोर्ट के जरिए यहाँ से जो है, यहाँ एक ग्वादर पोर्ट बना रहा है सीपे के जरिए, ये एयरपोर्ट, ठीक है। और यही हम इसके पहले हम जस्ट बात किए, चाबार पोर्ट आपके ईरान में। तो चाइना को एक ऑप्शन तो मिल गया, लेकिन चाइना बड़ा चालाक है, वो चाहता है ना कि मल्टीपल रूट्स रहें हमारे पास में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। उसे मालूम है दुनिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट से चलने वाली है, तभी तो इतना जो उनके पास में इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग है, वेल्थ उसके पास में, इतना सस्ती चीजें बेचता है ना, मतलब डंप करता है। डंप मतलब हुआ कि अब चीजों को डंपिंग करना। तो यहाँ चाइना सोच रहा है कि यार हमें कभी एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें इस पोर्शन में, ठीक है, नीदरलैंड या यूरोप वाले पोर्शन में अगर ये कुछ ट्रेड करना पड़े तो BRI बना रहा है, ठीक है, बी यानी कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, इसके जरिए रोड, रेलवे, हाईवे, सी रोड ये कर रहा है। यूरोप तक इसका टारगेट भी है। लेकिन वो एक सेकेंड एक मार्ग भी देख देख चल रहा है कि वो एक मार्ग ये होना चाहिए। और रसिया और चाइना फुल्ली सपोर्ट में इस चीज़ का। चाइना यहाँ पर थोड़ा दबाव रहता है, लेकिन उसे मालूम है कि रसिया के सपोर्ट में मेरा भी फायदा यहाँ पर है। कोई बात नहीं, यहाँ तक तो हमने कुछ पॉइंट बात की। आगे आते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, रसिया यहाँ पर ये कहता है इस फ्लैगशिप सेरेमनी में, रसिया यहाँ पर एक पॉइंट, एक बात यहाँ कहता है कि अपनी स्टेटस, रसिया जो है ना अपनी स्टेटस है, अपनी जो स्थिति है, वो यहाँ ये कहता है कि ये ग्रेट आर्कटिक पावर है। रसिया यहाँ पे ये कहता है ये ग्रेट आर्कटिक पावर है, अपने आप को ये कहता है, क्योंकि एरिया वाइज वो बहुत बड़ा है, ठीक है। और ये अभी जिस तरीके से आइस ब्रेकर जो डॉक है, उन्होंने यहाँ पर बर्फ को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने भेजा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये चीज़ जब हो रही है इसके साथ में, तो एक चीज़ ध्यान दिया जाता है ये है कि सुरक्षित अस्थायी नेविगेशन, देखिए सेफ एंड सस्टेनेबल नेविगेशन। इन्होंने इसके जरिए ये भी कहा रसिया ने कि ये एक सेफ, सेफ इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि स्वेज से जा रहे हैं तो इजिप्ट वालों ने रोक लिया, मलक्का जा रहे थे इन्होंने यहाँ थाईलैंड और नीचे जो कंट्री वो रोक लिए। यहाँ पर सब चीज़ सेफ है, कैसे, क्योंकि डोमिनेंस किसका चल रहा है, रसिया चल रहा है। तो रसिया खुद का डोमिनेंस चल रहा है, तो वहां से वो ट्रेड शिप गुजारी है, कुछ भी गुजारे, बकरी गुजारे, चलेगा तो उसका ही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सुरक्षित भी है, अस्थायी नेविगेशन भी है। लेकिन एक चीज को हम लोग अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, क्या, पर्यावरण को, क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जो है ना, ये टेम्परेचर, अब इससे टेम्परेचर वहाँ पिघले, टेम्परेचर वहाँ बढ़ेगा, वो होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो वाटर लेवल, सी लेवल जो है ना वो आपको ऊपर आएगा, सी लेवल ऊपर आएगा, तो जो छोटे छोटे जो द्वीप है ना, जो आइलैंड है, वो कहीं ना कहीं डूब जाएंगे, ये भी खतरा है। वो तो डूबेंगे, लेकिन बाकी सारे जो कंट्री जो कि जिनका एक सीमा समुद्र से सटा हुआ है, उनके ऊपर भी जो समुद्री जो तटीय रीजन है, जो कोस्टल रीजन है, वो भी डूबने का एक चांसेस बन जाते हैं। ये यहाँ पे हो गया। तो सुरक्षित ये तो है, लेकिन कुछ चीजें इग्नोर की जा रही है।
अब यहाँ से बोला जाए कट डाउन टाइम टू रीच एशिया। अभी इसमें की जगह आपको मालूम है कि एशिया तक पहुंचने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये भी मैप्स के जरिए इसको हम देख चुके हैं। आर्कटिक क्षेत्र का महत्व देख लेते हैं। आर्कटिक क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इतना इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया है कि ऐसा नहीं, सी रूट सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, जो संसाधन है, वो भी देखा गया है। और एक्सप्लोरेशंस में देखा गया है कि इंडिया इवन की बहुत सारे जो वर्ल्ड के जो एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पर कुछ कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कोयले का, जिप्सम का, हीरा का। चलिए कोयले और को छोड़ दे, जिप्सम, हीरा। हीरा आपको मालूम है बहुत एक्सपेंसिव है। इसके लिए यहाँ पर सबकी नज़र है, चीन की यहाँ पैनी नज़र है। तो यहाँ पर तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं, आप तीन ही लिखिए, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन तीन एलिमेंट ऐसे जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एग्जाम में भी वैसे आपको लिमिटेड लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने पूरा न्यूज़पेपर आपने पढ़ा। न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, अब एक न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको टाइम लगता है। और नहीं पढ़ रहे हो, मेरी क्लास इंपॉर्टेंट है, मेरे क्लास में आपको स्कैन किया मिल जाता है। स्कैन का मतलब कि आपको फिल्टर आउट करके दे रहे हैं आपको। बिल्कुल आपको एक खुद चाय जब आप छानते हैं तो उसमें आप जो उसके जो चाय पत्ती होती है, बाकी जो होते हैं अदर हुए, वो छन जाता है, आपके तक चाय ही पहुंचती है। तो ये उसी तरीके से आपको हम चाय दे रहे हैं, वो छान के वो हम अलग कर दिया है, ठीक है। आप बस चाय पीजिए आराम से और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कीजिए, मेरा बस ये सोचना है। इसके बाद यहाँ पर दुनिया की समुद्री जो धाराओं को प्रसारित करने में मदद करती है। वर्ल्ड ओशन करंट, जो पूरी पूरी पूरे वर्ल्ड में जो ओशन करंट, जो समुद्री जो धाराएं बहती है, कोल्ड करंट, वार्म करंट, आपको मालूम है वो सारे करंट बहती है। और जहाँ दो करंट मिलती है, वार्म और ओशन करंट, वार्म और कोल्ड करंट, वहाँ पर फिशिंग होती है, मछली ज़्यादा उत्पादन, वही उत्पादन नहीं बोलेंगे, मछली पकड़ना वही ज़्यादा होता है। तो ये भी आपने देखा होगा। इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें जो समुद्री जो धारा है ना, अब क्योंकि वो ठंडा रीजन है, नीचे अब गर्म है, मॉडरेट वर्ड से फिर गर्म है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो धाराएं जो होती है ना उस तरीके से बहती है, यानी कि ठंडा है तो ठंड, कोल्ड, वार्म। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें कुछ जो समुद्र धारा है वो भी आपका जो धारा वो अपना चेंज करेगी, प्लस इसमें भी कुछ बदलाव आएगा। और इसमें बदलाव जब आएगा ना, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इसको सर्कुलेट करने में कहीं कहीं हेल्प करेगी। तो ओशन करेंट्स में भी कहीं कहीं हेल्प करने वाली है। पैटर्न चेंज जरूर होगा, क्या होगा कैसे होगी तो आगे आने टाइम मालूम चल ही जाएगा। अब इन्होंने तो फोड़ तो दिया है, ठीक है, आइस ब्रेकर। अब देखते हैं क्या होता है। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स आएंगे पक्का, जब आएंगे तो इसको हम बात करेंगे, ठीक है, किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसका एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल एक पब्लिश होना चाहिए। जब आएगा तो उसको हम एक अच्छे तरीके दो तीन आर्टिकल मिला के उसको हम कवर कर लेंगे। रिफ्लेक्टर यहाँ लिखे हैं। अब क्योंकि पूरा जो बर्फ है ना, इंपॉर्टेंस की बात करें, पूरा बर्फीला इलाका है, पूरे वाइट वाइट रीजन। और आपने फिजिक्स में कहीं पढ़ा होगा कि प्रकाश की जो लाइट होती है ना, सॉरी प्रकाश, सन की जो लाइट होती है, उल्टा होती है, सन की जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट यानी कि रिफ्लेक्ट मतलब क्या बोलते हैं, परावर, क्या उसको बोलते हैं हिंदी से, मतलब चीजें बैक जाती है। ये कब जाती है? जब व्हाइट में, जब वो फॉल करती है, जब व्हाइट में टकराती है। ब्लैक क्या करती है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। इसलिए कहते हैं ठंड में ब्लैक कपड़े पहनो और सर्दियों में व्हाइट कपड़े पहनो। तो यहाँ पर व्हाइट है यानी कि सन की लाइट को पूरा वो रिफ्लेक्ट करेगा। और इस तरीके से वहाँ का जो रीजन क्षेत्र है उस पर क्या होगा, उस पर आपका जो सन की जो लाइट है, ठीक है, जो सन की जो लाइट है ये आपका इसी के ऊपर, इसके ऊपर यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस पॉइंट हो गया। तो ये आप कह सकते हैं कि इस चीज में कि सॉरी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पोलर रीजन जो होगा, आर्कटिक रीजन जो होगा, ये कहीं ना कहीं आपका सेफ रहता है ना, सेफ एंड सिक्योर रहता है, क्योंकि लाइट पूरी रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो महत्व तो इसका भी है ना महत्व। अगर वहां पर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वाटर यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये आपका व्हाइट तो नहीं रहेगा, यानी कि रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगा, ये पूरा चीज ऑब्जर्व करेगी। जब व्हाइट में होगा तो कहीं कि वहां से जो एवापोरेशन भी होगा, वो हीट भी होगा, प्लस वहाँ रेनफॉल भी होगा। ये चीज़ यहाँ पर देखी गई, ठीक है। तो इसके बारे में ये चीज़ें हो गई, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसकी स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि आर्कटिक रीजन का कुछ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। यस, अभी हमने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया। इसमें आपका जो एक रेस, यहाँ पर रेस का मतलब ये नहीं, रेस का मतलब यहाँ पर जाती नहीं, ठीक है, ये रेस दूसरा है, ठीक है। पूरा जो इंटरनेशनल जो बॉडीज है, यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है, खासकर जो डेवलप्ड जो नेशन है,
आर्कटिक रीजन के यहाँ पर जो रिसोर्सेस है, यहाँ पर जो इसका जो एक न्यू ट्रेड रूट बन के निकल रहा है, इसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है। इवन कि इंडिया भी इसको सपोर्ट कर रहा है। इंडिया का भी मानना ये है कि यहाँ पर चीजें सही हो सकती है। अब एक सवाल ये निकल के आ रहा है, एक सवाल 2-4 मिनट में छोड़ देना। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये सवाल निकल के आ रहा है, भारतीय पर्यावरण के जो महत्व है, ठीक है, इनकी इन्वायरमेंटल के भी कुछ सिग्निफिकेंस है। देखिए, एक सवाल निकल के ये निकल गया, इन्वायरमेंटल का भी इम्पैक्ट पर महत्व तो अब ये नहीं बोलेंगे, लेकिन पर्यावरण का मतलब ये हुआ कि ठीक है, इसका एक पॉजिटिव सिग्निफिकेंस भी है कि ट्रेड होगा, लेकिन नेगेटिव ये होगा कि वहां पर जो पोलर रीजन था, पोलर ठंड इलाका, वो चीज़ें कन्वर्ट हो गई, टेम्परेचर वहाँ बढ़ेगा, सनलाइट एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, तो इन्वायरमेंट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए, भारत का जो स्टैंड है, इंडिया का जो स्टैंड है ना, इंडिया ने खासकर 2007 में ही आर्कटिक रीजन को लेकर, आर्कटिक क्षेत्र को लेकर आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम स्टार्ट किया था कि वहां पर चीज़ों के एक्सप्लोर करना, चीज़ों को अनुसंधान करना, रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, ताकि ये मालूम चल सके कि वहां पर चीज़ें क्या डेवलपमेंट हो रही है। 2007 में, 2022 में भी हाल ही फिलहाल में, ये आपका मार्च की बात है, मार्च 2022 का, इस टाइम में इंडिया ने अपनी आर्कटिक पॉलिसी आर्कटिक पॉलिसी को लॉन्च किया था, जिसमें 6 ऐसे पॉइंट हैं, 6 ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसके बारे में बात की गई, और 6 प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं जानने की। उसके बारे में ये था कि वहां पर स्टडी करना है, ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र जो रीजन है उसको स्टडी करना है, स्टडी करना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है, प्लस और भी जो रीजन है, प्लस और भी जो रीजन है इसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट इसके हो गया। तो 13 आपका हो गया, 13th जन आर्कटिक जो काउंसिल है ना, इसमें इंडिया 13th इसका मेंबर है, जो कि हम बोल चुके हैं 13। और नेक्स्ट में इसका जो ये इंडिया का बोलते हैं कि इंडिया का छठा भूभाग है, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं बस। एक ये लास्ट क्वेश्चन, इसको आप देख के इसका आंसर बताइएगा, और आई होप कि, चलिए, यस, ये पॉइंट, ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन है 2014 में, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप कि अगर आपने देखा होगा आर्कटिक रीजन में कितने कंट्री हैं, तो वहां से क्वेश्चन है। डेनमार्क आपने देखा होगा, रशिया देखा होगा, जापान नहीं देखा होगा, यूके नहीं देखा होगा। 2 4 यहाँ से एलिमिनेट करते हैं तो 2 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, ये बच गया आंसर आसाम से। तो ये 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन, ठीक है, इसके जरिए इसको आर्कटिक काउंसिल को बनाया गया था। इसको भी लिख लेंगे, टाइम की कमी है तो हम थोड़ा जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जस्ट सेकंड, यस। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन, जो कि अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? प्ले स्टोर जाएंगे, एग्जाम्पुल सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद में एक इंटरफेस है, एग्जाम्पुल सेकंड प्रेप, इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे और अपने नाम को रजिस्टर करेंगे। इस तरह के सारे फीचर्स जो कि एग्जाम्पुल आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप इसको एक्सेस और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिसेस, फ्री प्रीवियस क्वेश्चंस, ऑल टेस्ट हो गया, फ्री पीडीएफ्स, आपके स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, जॉब अलर्ट्स, ये आपको सब कुछ मिल जाते हैं। फिर भी कुछ क्वेरीज होती है तो आप इसको यहाँ से इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कभी कॉल ना लगता हो तो इसके लिए आप नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो हमारी टीम है आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, ठीक है। और क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आप ऑफलाइन कमेंट में जरूर देना, और कैसा लगा कैसा नहीं लगा, बैड गुड फीडबैक दोनों भी हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, आज थोड़ा टाइम कम ही रखें, कल के डेट में टाइम थोड़ा सा 50 प्लस रखेंगे, 59 रखेंगे, 60 मिनट, ठीक है। कुछ रीजन था इसके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग स्टॉप, जी इधर उधर उधर, जी स्टॉप स्टॉप, हाँ, स्टार्ट स्टार्ट हो गया।